गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं रेडिएशन का टॉपिक। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए अपनी बात में स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का वीडियो मेरा रेडिएशन का चौथा वीडियो है और ये रेडिएशन के टॉपिक का आखिरी वीडियो भी है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। और ये काफी मजेदार लॉ है। ठीक है, काफी मजेदार लॉ है और इससे जो है काफी चीजों का जो है डेरिवेशन और जो है नॉलेज हुई। ठीक है, इस लॉ की वजह से काफी नई नई चीजें जो है सन्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमिक फिजिक्स के बारे में पता लगी। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए बच्चों मैं आपसे एक बात स्टार्ट करता हूं, प्रैक्टिकल बात पूछता हूं और फिर उसके बाद जो है बात करेंगे आगे की। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा सन है उसके सरफेस का टेम्परेचर नियर अबाउट 6000 केल्विन है। ठीक है, सन का टेम्परेचर है, आप देखिए नोट कर लीजिए और फिर इस पे करते हैं बात। तो क्या है कि टेम्परेचर ऑफ सन्स सरफेस का है, इंटरनल नहीं, सरफेस वो जो है वो नियर अबाउट हमारा 6000 के है, 6000 के। ठीक है, अब बच्चों जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको तो बात दिमाग में ये आई थी कि आखिर वो कौन है, वो क्या मेथड है जिसने जाकर के सन के पास उसका टेम्परेचर ले लिया जो कि आ गया 6000 केल्विन। ठीक है भाई, कोई ना कोई मेथड तो होगा ना कि जो जिससे हम जो है सन के सरफेस का टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। तो कौन सा मेथड है जिससे हमने इसको मेजर किया। ठीक है, अब कोई कहे कि हम सन के ऊपर गए, वहां हमने थर्मामीटर उसमें लगाया, टेम्परेचर आ गया, तो बच्चों ये मजाक वाली बात है क्योंकि सन पे आज तक कोई जा भी नहीं पाया है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये मेजरमेंट कैसे किया, धरती पे रहते हुए सन के टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया। ठीक है बच्चों, तो उसको जो मेजरमेंट किया उसमें ये लॉ हमारा काम आता है जिसको हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब चलिए इसकी थोड़ी सी हम बनाते हैं भूमिका, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडिएशन और सन जो है वो हमारा जो है रेडिएशन ही कर रहा है, लगातार एनर्जी इमिट किए जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी को जो है हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको भेजा है, जिससे हम सब लोग जिंदा हैं और जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बात हुई। अब देखिए क्या होता है, रेडिएशन जब होता है हाई टेम्परेचर से, सन का टेम्परेचर काफी हाई है। ठीक है, सन का टेम्परेचर हमारा बहुत हाई है। तो जब हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन होता है बच्चों, तो उसमें से हमारी क्या होती है, वेव्स निकलती है। कौन सी वेव्स निकलती है, वो निकलती है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास निकलती है। ठीक है, वेव्स निकलती है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास बच्चों देखिए क्या क्या चीज होती है, वो मैं देख देता हूं। एक तो होती है एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों ये एनर्जी जो हमारी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स। और बच्चों फ्रीक्वेंसी भी होती है, चलिए इसकी भी आज हम चर्चा कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, C बराबर न्यू लैम्डा, जहां ये हमारी है फ्रीक्वेंसी और ये है बच्चों हमारे पास वेव लेंथ।
इस तरीके से ये होते हैं। मतलब यदि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और इन दोनों की जो है मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगी c, जहां पे c है बच्चों हमारे पास 3 × 10⁸ यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास, और वो डिपेंड करती है हमारी वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है। हम बच्चों यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में ही बात करेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, अब बच्चों यदि कोई हाई टेम्परेचर की बॉडी हमारे पास अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज रही है बच्चों, तो उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं आती है, उसमें बहुत ढेर सारी जो है वेवलेंथ हमारी आती है, बहुत ढेर सारी वेवलेंथ आती है। पूरा एक बैंड होता है वेवलेंथ का। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास आ रही है 1000 टाइप की जो वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, एक साथ आ रही है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है। तो ये जो पूरा बैंड आता है हमारे पास रेडिएशन का डिफरेंट वेवलेंथ का, उसको बच्चों हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। और बच्चों स्पेक्ट्रम को आप इस तरीके से देख लीजिए, कह लीजिए कि बैंड ऑफ ईएम वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ। ये बच्चों हमारा हुआ इसका पूरा इंट्रोडक्शन, आपका रेडिएशन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो है एनर्जी का और वेवलेंथ का और स्पेक्ट्रम का। अब ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है उस चीज को नोट कर लीजिए कि जब कहीं से हमारे पास हाई टेम्परेचर से कोई जो है स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की हमारे पास जो होती है, क्या होती है, ईएम वेव्स होती हैं। ये तो हुई पहली बात। और उसमें से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, जिसका जो है रेडिएशन मैक्सिमम होता है। कोई पर्टिकुलर होता है जिसका बच्चों रेडिएशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक कोई ऐसा वेवलेंथ होता है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये बात जो है हमारी जो है निकल के आई पूरी एनालिसिस के बाद। खूब ढेर सारी वेवलेंथ आ रही है, लेकिन कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो मैक्सिमम होगी, और काफी क्लोज उसके जो और वेवलेंथ होगी वो भी उसके काफी क्लोज होंगी। ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखी वेन्स साहब ने। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखी वेन्स साहब ने। और एक चीज देखी कि जो भी हमारा जो वेवलेंथ मैक्सिमम है, उसका जब हम उसके टेम्परेचर से हम जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जहां से वो आ रही है, तो वो हमारा आता है कांस्टेंट। ठीक है, वो हमारा आता है कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बच्चों हम जो है डिनोट करते हैं बी से, और ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है वेन्स कांस्टेंट। और बी की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है 2.898 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2.898 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्या होगा, मीटर केल्विन। ठीक है, मीटर केल्विन। देखिए इसका यूनिट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लैम्डा मीटर में ना बनता है, टी केल्विन में तो मीटर केल्विन हो गया। यूनिट भी इसकी आप यही देख लीजिए। अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो एल के इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, बताना जरूरी होता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा वेन्स का लॉ हुआ कि उन्होंने ऐसा देखा कि कोई हमारा पर्टिकुलर रेडिएशन हमारे पास ज्यादा आता है, उसको जो है उसके वेवलेंथ को जब हम उसके टेम्परेचर से मल्टीप्लीकाई करते हैं तो हमारा वो आ जाता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारा होता है बी के बराबर, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो है वेन साहब ने जो काम किया उसके बाद, और वो बड़ा मजेदार काम था और उससे तमाम चीजें निकल के आई। उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को फिक्स किया और वहां से निकलने वाले रेडिएशन की, ठीक है, निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ का एनालिसिस किया, ठीक है, क्या किया, वेवलेंथ का एनालिसिस किया, ठीक है, एनालिसिस किया और फिर उसके बीच में एक बनाया ग्राफ, ठीक है, एक बनाया ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आया वो मैं आपको बताता हूं और फिर उसके बारे में करेंगे डिटेल की बात। तो देखिए हमारे पास क्या आया, ग्राफ किस तरीके का था, ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का था, ठीक है। इधर देखिए हमने क्या लिखा, इधर थी हमारी इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो हमारे पास रेडिएशन आ रहा था उसकी इंटेंसिटी इन्होंने दी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अच्छा नहीं लिखा, साफ साफ लिखता हूं, इधर था हमारा y एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और बच्चों इधर उन्होंने लिया लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है, इधर उन्होंने लिया वेवलेंथ। और अब करिए इस पे जो है इन्होंने ग्राफ बनाया। सबसे पहले टेम्परेचर जो है फिक्स किया, सपोज करिए पहला टेम्परेचर उन्होंने फिक्स किया T1 और बनाया ग्राफ। तो बच्चों हमारे पास ग्राफ जो आया वो कुछ इस तरीके का आया, ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आया और जो है ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ था, ठीक। फिर देखिए उन्होंने जो है उसके बाद टेम्परेचर T2 जो है बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया और फिर उन्होंने ग्राफ बनाया। तो देखिए ग्राफ अब किसी थोड़ा सा ऐसा आया हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक। और फिर उसके बाद उन्होंने एक टेम्परेचर T3 लिया और उसके बाद ऊपर फिर ग्राफ बनाया। तो देखिए ग्राफ हमारा इस बार कुछ ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया। फिर देखिए इस ग्राफ की जो खासियत निकल के आई वो ये आई कि अगर हम देखें जहां पे इसका पीक था वहां से अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएं तो देखिए यहां पर इसके लिए पहले पास सपोज करिए कि एक हमारे पास लैम्डा 1 आ रहा था, जो कि यहां पर जो हमारा रेडिएशन T1 पे मिला था, T1 टेम्परेचर पे जो हमारा रेडिएशन मिला था उसमें इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम आ रही थी लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम आ रही थी लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए। फिर टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज किया टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो बच्चों देखिए हमारे क्या पास क्या हुआ कि यहां पर एक जो है हमको इस तरीके से यहां पर इस तरीके से मिला और वो मिला हमारा लैम्डा 2 वेवलेंथ का रेडिएशन था, जो कि यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का था। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर देखिए इस तरीके से इंटेंसिटी मिल रही थी लैम्डा 1 पे, T2 टेम्परेचर पे बच्चों लैम्डा 2 हमें सबसे ज्यादा मिला वेवलेंथ, और वो बच्चों हमारा क्या आया, वो हमारा इस टेम्परेचर यहां पर इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम आई। फिर बच्चों T3 एक टेम्परेचर लिया गया और T3 पे उन्होंने देखा कि जो है यहां पर जो है वो हमारे पास इस तरीके से मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, लैम्डा 3, ठीक। तो बच्चों एक बात जो इसमें से ऑब्जर्व हुई वो ये ऑब्जर्व हुई कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो है निकलने वाली रेडिएशन में जो मैक्सिमम रेडिएशन किसी वेवलेंथ की आ रही है वो हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, T1 पे इतनी थी, T2 पे कम होगी इतनी हो गई, T3 पे कम होगी इतनी हो गई, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और कम होती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, इसीलिए बच्चों इसको कहा गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू डिस्प्लेस होकर के कम होती जा रही है, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जितना छोटा जो है, जितना शॉर्ट हमारा वेवलेंथ होगा, ठीक है, जितना शॉर्ट हमारा वेवलेंथ होगा उतनी हाई एनर्जी का हमारा रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, रेडिएशन की इंटेंसिटी उतनी हाई हमारी होती चली जाएगी। ये बात जो है इस वाले ग्राफ से हमारी निकल के आई, यानी कि रेडिएशन की एनर्जी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और वहां से हमारा शॉर्टेड वेवलेंथ का एक हमारे पास निकल के आ रहा है, शॉर्टेड वेवलेंथ का जो हमारे पास निकल के आ रहा है रेडिएशन,
ठीक है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे पाई गई। चूंकि ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इस साइड में डिस्प्लेस होता है, इसलिए इसको कहा गया है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक चीज जो देखी गई, एक चीज जो बच्चों देखी गई वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो हमारा लैम्डा आया उसका एनालिसिस किया गया। ठीक है बच्चों, तो एनालिसिस कुछ इस तरीके का आया। सपोज करिए कि सबसे पहले जो है 1000 के पे जो देखा गया वो आया, 1000 के पे देखा गया वो आया 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का, जो सपोज करिए वेवलेंथ आया। अब टेम्परेचर बढ़ा के 2000 के जब किया गया तो बच्चों इसका आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का वेवलेंथ आ गया, मैक्सिमम जो निकला। फिर टेम्परेचर जो है 3000 किया गया, ठीक है, के, तो उस समय जो आया हमारे पास रेडिएशन मैक्सिमम जिसका आया वो आया 1 इंटू 10⁻6 मीटर का। और बच्चों जब 4000 के किया गया तो यहां पर जो हमारी इंटेंसिटी निकली मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी वो 0.75 इंटू 10⁻6 मीटर की निकली। ऐसी फाइंड आउट हुई, इसी पैटर्न पे फाइंड आउट हुई। ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, पैटर्न यही है, मैं समझाने के लिए आपको यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस टाइप की एनालिसिस हमको मिली। अब बच्चों यदि इसको हम मान लें T1, देखिए इसको मान लें हम T1, इसको मान लें T2, इसको मान लें T3, इसको मान लें T4, और इसको मान लें बच्चों हम λ1, λ2, λ3, λ4, इस तरीके से मान लें। तो बच्चों देखिए एक चीज हमको फाइंड आउट हो रही है, वो ये आ रही है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। λ1 इंटू T1 इक्वल टू λ2, T2 इक्वल टू λ3, T3 इक्वल टू λ4, T4 आ रहा है, और वो बच्चों हमारा आ रहा है कांस्टेंट। ये चीज हमको फाइंड आउट हुई, और बच्चों यहां से जो है बहुत बड़ी कहानी हमारी निकल के आ गई। और वो कहानी जो है फिर ये निकल के आई कि हम किसी वेवलेंथ को एनालाइज करके वो जहां से आ रही है उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं। किसी वेवलेंथ को एनालाइज करके वो जहां से आ रही है उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं, और इसी कंसेप्ट से जो है हमारा सन का टेम्परेचर निकल के आया। ठीक है, हमारा सन का टेम्परेचर निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और इसको हम डी कहते हैं, और इसकी वैल्यू आई थी 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के बताया था। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया था। अब देखिए बच्चों, इसके द्वारा जो है सन का टेम्परेचर कैसे निकाला गया वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सन के ऊपर कोई थर्मामीटर लेकर के आज तक नहीं गया है, आगे चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई भी सन के ऊपर थर्मामीटर लेकर के नहीं गया, और जो है सिर्फ यहीं पे रह करके उससे सन से आने वाले स्पेक्ट्रम की एनालिसिस की गई। उसमें जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ पाया गया उससे जो है हमारा निकल के आया सन का टेम्परेचर। बच्चों तो हमारा क्या निकल के आया, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, जो कि हमारे पास है कांस्टेंट। ठीक है, जब हमने सन से आने वाले स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करी तो उसमें लगभग 4800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा निकली, और इसी से हमने एनालिसिस करी तो 6000 के नियर अबाउट हमारा टेम्परेचर आया सन के सरफेस का। ठीक है, सन के सरफेस का। और बच्चों यहां से वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से एक बहुत बड़ा जो है हमारा जो है दरवाजा खुल गया एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, सन नहीं, किसी भी स्टार के आने वाले स्पेक्ट्रम के एनालिसिस करके उसका टेम्परेचर पता करना संभव हो गया, और भी बड़ी बड़ी चीजें यहां से निकली। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो यहां पर सबसे जो बढ़िया बात यहां पे निकल के आई वो यहां पे ये आई कि अगर हम इस कर्व के नीचे का एरिया पूरा लें, ठीक है, पूरा एरिया यहां से लें, इस एरिया को हम मेजर कर लें, ठीक है, तो हमको क्या दे रहा था कि एरिया अंडर कर्व ये हमको देता था टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम रेडिएशन। ठीक है,
टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम रेडिएशन, ये हमको मिल रहा था एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व हमको दे रहा था टोटल जो है टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम रेडिएशन। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ तीन जो है हमारे पास कर्व बने हुए, इसके अंडर का हम जो एरिया निकालेंगे तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा उसका जो है हमारा जो है सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जैसा हमको दिख रहा है कि यहां पर हमको टोटल एनर्जी T1 वाले की कम है, T2 वाले की ज्यादा है और T3 वाले की टोटल एनर्जी रेडिएशन की सबसे ज्यादा है। और बच्चों बाद में एनालिसिस की गई, वो ये देखा गया कि टोटल एनर्जी जो है बच्चों, टोटल एनर्जी वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है टेम्परेचर की पावर के 4 के, ये भी निकाला गया। और बच्चों यही हमारा होता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बच्चों हमारे पास यही होता है। ठीक है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास यही होता है बच्चों। इस ग्राफ पे और इस लाइन पे तो एरिया अंडर कर्व बराबर टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम रेडिएशन पे काफी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं एग्जामिनेशन में। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखिएगा किस किस तरीके से। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या हुआ, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका उससे ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का जो है रेडिएशन मैक्सिमम निकलेगा। और फिर उसके बाद जो है टोटल एनर्जी, टोटल एरिया अंडर कर्व हमको देता है टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम रेडिएशन, ये हमको देता है। और जो टोटल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और यहीं से हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी हमारा जो है थोड़ा सा अपना रूप दिखाता है। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेडिएशन का जो पहला वीडियो था, ये सब आपस में एक दूसरे से मिक्स है। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबको हमको साथ में ही पढ़ना पड़ेगा और हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम एक, अधिक से अधिक 2। ठीक है, और इजी भी आता है, कठिन नहीं होता है। तो बच्चों ये पूरी मेरी बात खत्म हुई वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। तो चलिए अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात रिवाइज करवा देता हूं। मैंने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में आपको एक चीज बताई कि हमारा होता है लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। ठीक, यानी कि लैम्डा m इंटू टी बराबर b, कॉन्स्टेंट b होता है और इसकी वैल्यू ये होती है जो यहां पे लिखी हुई है। ठीक, अब देखिए जो है यहां से दो रिलेशन हमारे निकालते हैं। एक तो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t या t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m। इस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं और हर जगह यूज करते हैं जहां कहीं भी ये हमारा काम आएगा। ठीक है, दूसरा जो मेरा पिछला वीडियो था, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे, ठीक है, वो और इसका कंसेप्ट मिला करके जो है हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिएगा किस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन है, इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी इज 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, find the wavelength at which it radiates maximum energy given B equal to this। ठीक है, एक हमारे पास हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर इतना है, तो कितना लैम्डा मैक्सिमम हमको दे रही है, हमको निकालना है। सिंपल सी बात है। तो बच्चों हमारा देखिए टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है हमारा T इक्वल टू 1227 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको बदलेंगे डिग्री केल्विन में, तो बच्चों आ जाएगा 227 प्लस 273 और ये आ जाएगा हमारा 1500 केल्विन, यानी बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास इतना है। अब हमको दे रखा है कि इस टेम्परेचर पे ये एक मैक्सिमम वेवलेंथ देती है, तो वेवलेंथ हमारा कितना है। तो बच्चों सिंपल सा इसमें लगा देंगे हम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिजल्ट, और वो ये था हमारा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा हमारा b डिवाइडेड बाई टी, और b हमारा ये है
2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1932 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि आ जाएगा हमारा 1932 नैनोमीटर। ये बच्चों इसका आंसर है। हमको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आ चुका है और ग्राफ पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी 2000 में आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन ये है, इफ द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर 3 ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 आर एज फॉलोज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये हमको एक ग्राफ दे रखा है, वैसा ही ग्राफ जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी में ये T1 का ग्राफ है, ये T3 का ग्राफ है, ये T2 का ग्राफ है। तो हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो हमारा T1, T2, T3 में हमारा जो करेक्ट होगा। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको करने में गलती हो जाती है। गलती तब नहीं होगी जब आप कंसेप्ट का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जो बताया था मैंने वो आपको ये बताया था, मैं यहाँ छोटा सा बना करके आपको बताता हूं। कुछ इस तरीके की बात आपको यहाँ पे बताई थी हमने। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा ग्राफ बना था, उसमें ये बताया था ये टेम्परेचर हमारा T3 है, ये T2 है, ये T1 है। सेम उसी कंसेप्ट पे ये है, लेकिन ये ग्राफ अलग तरीके से बना है और ये ग्राफ हमारा अलग तरीके से बना है। इसमें जो बात बताई थी कि हमारा T1 टेम्परेचर सबसे कम है, फिर T2 है, फिर T3 है। तो ये बताया था कि ये मैक्सिमम लैम्डा है, ये मैक्सिमम लैम्डा इसका है और ये मैक्सिमम लैम्डा इसका है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू हमारी कम होती जाती है, और जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे हमारे जो है रेडिएशन ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चों एक के ऊपर एक हमारा ग्राफ बना था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या होता है कि हमारा जो है ऊपर बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा लैम्डा इधर कितना शिफ्ट हो रहा है, इससे हमारा मतलब होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लैम्डा हमारा कम होगा। ये है कंसेप्ट। जैसे लैम्डा हमारा है वो होता है B/T। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कम होगा वैसे वैसे लैम्डा हमारा जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा लैम्डा कम होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए बच्चों, लैम्डा इसके लिए कितना है, इसके लिए देखिए ज्यादा है, इसके लिए फिर है, और सबसे कम हमारे लिए इसके है। तो बच्चों सबसे हाई टेम्परेचर कंसेप्ट के हिसाब से T1 हुआ, फिर उसके बाद T3 होगा और फिर T2 होगा। यानी कि हमारे पास जो रिलेशनशिप निकल के आएगा T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2, ये हमारा रिलेशनशिप आएगा जो है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, इसमें हमारा B वाला मैच कर रहा है। ठीक है, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन इसमें आएगा तो सिर्फ आप देखेंगे, टेम्परेचर से ही बात करता है, कई तरीके से क्वेश्चन देता है, टेम्परेचर ही पूछता है, या कभी कभी पूछ लेता है कि हमारा लैम्डा किस में छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि आप हमेशा ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है लैम्डा का किस में हो रहा है। जिसका लैम्डा छोटा उसका टेम्परेचर बढ़ा, जिसका लैम्डा हमारा बड़ा उसका टेम्परेचर कम। बस यही इसका कंसेप्ट है और यही क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, और लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत गलती करके आए थे। उन्होंने लिख दिया T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। आपको ये भी देखना पड़ेगा, इन्होंने जानबूझ के बीच में T3 डाला है ताकि आपसे मिस्टेक हो। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है, द इंटेंसिटी ऑफ ए रेडिएशन इमिटेड बाय सन इज मैक्सिमम फॉर 510 नैनोमीटर and for a star it is 350 nanometer. If both are treated as black body then ratio of their surface temperatures are। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमारे पास एक सन है, ठीक है, और एक स्टार है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड बॉडी। ठीक है, इससे जो हमारा जो है मैक्सिमम रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, उसको हम λ1 अगर माने तो वो हमारा 510 नैनोमीटर का निकल रहा है।
और बच्चों जो इससे हमारा मैक्सिमम रेडिएशन निकल रहा है उसको हम λ2 मानते हैं, तो हमारा जो है 350 नैनोमीटर हमारा दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इन दोनों के टेम्परेचर का रेशियो क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2 है। तो हमको निकालना है T1 बटे T2 क्या होगा, और उसका रेशियो हमको ये दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कुछ होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का कंसेप्ट लगाएंगे, और कंसेप्ट सिंपल सी है बात कि पहले है हम सन के लिए लगाएंगे तो होगा λ1 T1 इक्वल टू B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया, और λ2 T2 इक्वल टू ये भी B होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2, सिंपल सी बात। ठीक है, तो देखिए T1 अपॉन T2 जो आ गया वो आ गया λ2 डिवाइडेड बाई λ1। यही कंसेप्ट इसमें लगेगा, हमने λ2 λ1 की वैल्यू रख देनी है। तो बच्चों देखिए λ2 है हमारा 350 नैनोमीटर और ये है 510। ठीक है बच्चों, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 0.686 ये आता है, यानी कि ये बराबर 0.69 आ जाएगा T1 बाई T2। और ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसमें से हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होते हैं। ठीक है, और आते जरूर हैं बड़े कंपटीशन में। और हमारा जो है कंसेप्ट सिर्फ एक है, ये λ1 T1 इक्वल टू कांस्टेंट, बस इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा IIT 98 में आ चुका है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए ये है, A black body is at temperature 2880 Kelvin. The intensity of radiation emitted by this object with wavelength between 499 to 500 nanometer is this, 900 to 1000 is this, 1499 to 1500 nanometer is this. Then which of the following option is correct? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा रेडिएशन मैक्सिमम निकल रहा है, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों वेन्स के लॉ के हिसाब से हमारा क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू बी, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू हो गया बी अपॉन टी, यानी बी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी 2.88, तो आ गया हमारा 2.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमारा दे रखा है 2880। इसको हमने सॉल्व किया। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम आएगा वो आएगा 1000 नैनोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। अब बच्चों इसमें हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए U1 U2 U3 हम देखते हैं कि हमारा क्या है। तो देखिए ये एनर्जी है हमारी इस वेवलेंथ की, ये एनर्जी है हमारी, इंटेंसिटी हमारी इस वेवलेंथ के रेंज की, और ये एनर्जी है इस वेवलेंथ के रेंज की। ठीक है, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, वेन कांस्टेंट वाला ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, इंटेंसिटी हो गई जो कि इधर जा रही है से, और ये हो गया बच्चों हमारा वेवलेंथ। ठीक है, ये हुआ वेवलेंथ, इस तरीके से इधर जा रहा है। अब देखिए लैम्डा मैक्स जो आया है 1000 आया नैनोमीटर। तो देखिए बच्चों 1000 यानी इस रेंज में पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास यही आया है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से आ गई है। अब देखिए 500 वाला बैंड वो इधर पड़ेगा, और जो है 1500 वाला इधर पड़ेगा, यानी जितना इधर इसकी दूरी है उतना उधर इसकी दूरी है। तो ये हो गया बच्चों U1, ये हो गया बच्चों हमारे पास U2, और ये हो गया हमारे पास U3। अब बच्चों वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम आपको बता चुके हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी होती है। ठीक है, बीच वाले की, उससे कम इसकी और उधर इसकी। तो एनर्जी भी हमारी उसी हिसाब से वेरी करेगी। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए इसमें देखा U1 0 है, तो U 0 होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। U1 यहाँ पे मिल रहा है, तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली U2 भी हमारा 0 नहीं होगा, U2 तो मैक्सिमम है हमारा। अब देखिए U1 इज ग्रेटर देन U2 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए U1 छोटा है, U2 बड़ा है, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ होगा U2 इज ग्रेटर देन U1, ये ऑप्शन होगा।
लास्ट ऑप्शन है U2 इज ग्रेटर देन U3 और बच्चों यही ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से ये चौथा वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है क्वेश्चन में, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए, हमको उसी को क्वेश्चन में लगाना पड़ता है और फिर क्वेश्चन हमारा हो जाता है। वेन डिस्प्लेसमेंट लाके हमारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूज करने वाला है और बहुत इजी भी है। ठीक है, लॉजिक के साथ चलेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है, ऑन ऑब्जर्विंग द लाइट फ्रॉम द थ्री डिफरेंट स्टार्स P, Q and R, थ्री डिफरेंट स्टार है P, Q, R, इफ इट वॉज फाउंड दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर P के लिए, ग्रीन कलर R के लिए, रेड कलर Q के लिए। ये आपको दे रखा है कि ये वेवलेंथ की जो है हमारी जो है मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है P, R, Q के लिए, और टेम्परेचर हमको दे रखा है द TP, TQ and TR is the respective absolute temperature of P, Q and R, then which option is correct। मतलब हमको बताना है कि हमारा टेम्परेचर P, Q, R में हमारा जो है कौन सा रिलेशनशिप होगा, जो हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो है इसमें फिर वही लगेगा, कंसेप्ट कौन सा लगेगा, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा m। ठीक है, यानी कि जो लैम्डा हमारा सबसे कम होगा वही हमारा जो है टेम्परेचर सबसे ज्यादा देगा। अब देखिए यहाँ पे कहानी थोड़ी सी घुमा के दी हुई है, घुमा के दी है कि यहाँ पे TP, TQ, TR दे रखा है और यहाँ T फिर R फिर Q दे रखा है और यहीं पे गलती हो जाती है। तो करना कैसे है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास वायलेट, ग्रीन और रेड कलर दे रखा है। तो सबसे पहले हमको इसका वेवलेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे हमारे नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट क्लियर होगा, और नहीं क्लियर होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। उसमें हमारा वेवलेंथ का बैंड ये होता है, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, ऐसे होता है। तो देखिए वायलेट कलर का होता है 400 नैनोमीटर, इंडिगो का होता है 450 नैनोमीटर, ब्लू का होता है 500, ग्रीन का 550, येलो का 600, ऑरेंज का 650 और रेड का हमारा 700 नैनोमीटर होता है। अब जिसका जो है हमारा वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इस रिलेशनशिप से। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं टेम्परेचर ऑफ P यानी कि TP हो गया, वो हमारा क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ P होगा हमारा 1 बाई जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर का 400 हो गया तो इसको 400 लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो ग्रीन कलर के लिए है R के लिए, तो देखिए TR ग्रीन कलर के लिए है, तो ग्रीन कलर का देखिए हमारा क्या है 550, तो हमने यहां पे लिख लिया इस तरीके से 1/550। फिर आया देखिए Q वाले स्टार के लिए, तो उसका जो आया 1/ रेड कलर है, रेड कलर का है हमारा 700 नैनोमीटर, तो हमने इसको 700 इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों देखिए इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। इसमें हमारा जो है लैम्डा सबसे कम है तो ये हमारा आएगा ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा हमारा ये और फिर आएगा हमारा ये। तो बच्चों हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा TP इज ग्रेटर देन TR इज ग्रेटर देन TQ, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। इसमें इसको हम देखेंगे इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो बच्चों इसमें हमारा ये मैच कर रहा है और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अधिकतर बच्चों ने जिसने किया था उन्होंने TP इज ग्रेटर देन TQ इज ग्रेटर देन TR कर दिया जल्दीबाजी में, डी वाला ऑप्शन लगा दिया, क्वेश्चन हो गया गलत। इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे PRQ दे रखा है और यहाँ पे TPQR दे रखा, इसी में गलती हो जाती। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, इनके लिखने के स्टाइल ने इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा बना दिया डिफिकल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो भी हमारा जेई में आया हुआ है और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा IIT जेई 2015 में आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्टार है, एक स्टार A है एक स्टार B है, इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, इसका रेडियस RA है, इसका रेडियस RB है, इससे जो पावर इमिट हो रहा है वो PA है और जो पावर इमिट हो रहा है वो हमारा PB है। RA और RB के बीच में ये रिलेशन है और PA और PB के बीच में हमारा ये रिलेशन है। तो हमको बताना है कि लैम्डा A अपॉन लैम्डा B हमारा क्या होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं लग रहा है बच्चों, इसमें हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी लग रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से पावर वो क्या था, पावर था ब्लैक बॉडी के लिए, अगर हम स्टार्स को ब्लैक बॉडी माने तो जो पावर था हमारा वो था सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है पावर निकालते हैं कि ये कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है, हमको टेम्परेचर सब दे रखा है। तो देखिए पावर फ्रॉम ए जो आ गया बच्चों वो हो गया सिग्मा ए ऑफ फर्स्ट स्टार ए इंटू टी ए की पावर 4, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए सिग्मा तो हमारा सिग्मा रहेगा, ये हमारा आ जाएगा 4 पाई आर ए स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया होगा इंटू टी ए की पावर 4, ये आ गया। इसी तरीके से पीबी जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर बी का स्क्वायर और टी बी की पावर 4, ये हमारा पीए हो गया, ये हमारा पीबी हो गया। पीए पीबी के बीच में रिलेशन हमको ये दे रखा है बच्चों, तो हम इसको यहां पे यूज करते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, पीए इक्वल टू 10 टू द पावर 4 पीबी, ये आ गया। पीए की वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा 4 पाई आर ए स्क्वायर एंड टेम्परेचर ऑफ ए की पावर 4 बराबर, ठीक है, बराबर 10 टू द पावर 4 इंटू पीबी आ गया सिग्मा 4 पाई आर बी स्क्वायर और टी टेम्परेचर ऑफ बी स्टार की पावर 4, इस तरीके से आ गया। बच्चों ये देखिए हमारा साफ हो गया, ये देखिए हमारा साफ हो गया, बचा क्या, आर ए आर बी टी बी ये बच रहा है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, आर ए हमने इस तरीके से लिखा आर ए स्क्वायर टी ए की पावर 4 बराबर 10 टू द पावर 4 आर बी स्क्वायर इंटू टीबी स्क्वायर, ये टीबी की पावर 4 सॉरी टीबी की पावर 4, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब देखिए टी ए टीबी हमें मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारा आर ए आर बी अड़ंगा डाल रहा है, तो हम क्या करते हैं आरबी या आर ए को एक दूसरे टर्म में बदल लेते हैं। तो बच्चों हमारा क्या दे रखा है, आर ए इक्वल टू 400 आरबी, ये दे रखा है, तो हम यहाँ करते हैं 400 का स्क्वायर इंटू आरबी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया टी ए की पावर 4 बराबर 10 टू दी पावर 4, है ना, और आरबी स्क्वायर टीबी की पावर 4, ये आ गया बच्चों। तो हमारा देखिए आरबी से आरबी कट गया, अब हमारे पास क्या आया, वो आया टीए की पावर 4 डिवाइडेड बाई टीबी की पावर 4, और वो आ गया सिंपल सा हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 400 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा 1/16। ठीक है, हमारे पास आ गया 1/16, क्या आया, टीए की पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, अब बच्चों जब हम निकालेंगे टी ए डिवाइडेड बाई टी बी तो वो आ जाएगा हमारा 1/2, इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं, टी ए अपॉन टी बी बराबर आ गया 1/2। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। अब बच्चों यहां पे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा, कैसे आएगा, देखिए हमारा क्या है कि ये हमारा एक स्टार ए है और एक स्टार बी है, वो हमारा जो है अपना रेडिएशन दे रहा है। अब उस हिसाब से क्या होगा, लैम्डा ए टी ए बराबर कांस्टेंट और लैम्डा बी टी बी बराबर कांस्टेंट, इन दोनों को देखेंगे तो आ जाएगा लैम्डा ए टी ए बराबर लैम्डा बी टी बी, ये हो जाएगा, यानी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाई टी ए, यार हमारे पास इस तरीके से वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। अब देखिए टी ए अपॉन टी बी हमारा ये दे रखा है, तो टी बी अपॉन टी ए निकालना है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, और यही बच्चों होगा इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर। वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें का ये क्वेश्चन था बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों यूज हो रहे थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है अब रेडिएशन का जो है कंसेप्ट पूरा तरीके से खत्म होता। आज मेरा रेडिएशन का आखिरी वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आप और प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपसे गलतियां और कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों,
आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।